तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्मार्ट शेड्यूल जो रिवीजन करने के लिए, बच्चों के रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एकेडमिक प्रिपरेशन होता है उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आइडियली एक स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं या JEE का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए चाहिए कि सबसे पहले बच्चे उसको जो भी उनका करिकुलम है वो मालूम करे, जो सिलेबस है वो मालूम करे, और सिलेबस मालूम होने के बाद उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। सिलेबस मालूम होने के बाद उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और किस तरीके से आइडियली हमने सिलेबस को समझना चाहिए, ये यहाँ पर हम अभी डिस्कस करेंगे। इसी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस में जैसे हम एकेडमिक प्रिपरेशन करेंगे, जो भी स्टूडेंट अपना एकेडमिक प्रिपरेशन करता है तो एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। एक स्पेसिफिक सिलेबस हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्टडी और तीसरा होना चाहिए रिवीजन। तीसरा पॉइंट होना चाहिए रिवीजन। ये 3 डोमेन में हमको स्टडी करना होता है, तो स्पेसिफिक पैटर्न को हम फॉलो करके बच्चे अच्छा मार्क्स ले सकते हैं, अपना रैंक अच्छा ला सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं 2 चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने वाला हूँ। एक है सिलेबस और दूसरा है रिवीजन। ये 2 चीज़ों को यहाँ पर मैं ज़्यादा हाईलाइट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। पहले हम बात करेंगे सिलेबस की कि सिलेबस को स्मार्टली हमने कैसे डिवाइड करना चाहिए। सिलेबस को हमने स्मार्टली कैसे डिवाइड करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे सामने फिज़िक्स एक टारगेट है, हमारे सामने केमिस्ट्री एक टारगेट है और हमारे सामने बायोलॉजी भी एक टारगेट है। तो स्पेसिफिकली हमारा एक कंडीशन है वो कैसा है। आइडियली जो बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, इससे पहले के व्लॉग में भी मैंने बताया था कि बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहले जो बच्चे होते हैं वो कंप्लीट थरू स्टडी करते हैं, जिनकी स्टडी पहले से 11th क्लास से बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चे एक कैटेगरी के होते हैं। दूसरे बच्चे कैटेगरी के होते हैं पार्शियल स्टडी, मतलब उनकी स्टडी उतने अच्छे से नहीं हुई होती है लेकिन कुछ ना कुछ दर्जे में थोड़ी बहुत वो कर पाते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी है कि वेरी लेस, बहुत कम स्टडी हुई है और एग्ज़ाम के लिए 5th मंथ बाकी है। एग्ज़ाम के लिए जो रिमेनिंग टाइम है वो 5th मंथ है और 5th मंथ में अब हमने क्या करना। ऐसी कैटेगरी में यहाँ ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं और उनके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है, जिसमें मैं कंप्लीट स्टडी वालों के लिए रिवीजन में डिस्कस करूँगा डिटेल में। अभी ऐसे बच्चे मेरा मेन टारगेट नहीं है। फ़िलहाल मेरा मेन टारगेट है पार्शियल स्टडी वाले बच्चे और वेरी लेस स्टडी वाले बच्चे। तो बात करते हैं केस सेकंड की, जिसकी पार्शियल स्टडी हुई है। पार्शियल स्टडी करने वाले बच्चों की अक्सर बायोलॉजी का जो कंडीशन होता है वो गुड कंडीशन होता है, उतना ख़राब कंडीशन नहीं होता है। केमिस्ट्री की जो कंडीशन होती है तो वो मॉडरेट कंडीशन होती है जनरली, और फिज़िक्स की जो कंडीशन होती है तो वो वर्स्ट कंडीशन होती है, ख़राब कंडीशन होती है। तो इस केस में बच्चों ने क्या करना, तो सीधी सी बात है, फिज़िक्स में उनका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक्स। फिज़िक्स में बच्चों का जो टारगेट होना चाहिए वो हाई वेटेज टॉपिक उनका टारगेट होना चाहिए। और मॉडरेट कंडीशन में जो केमिस्ट्री है उसको उन्होंने 2 अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। अब मॉडरेट स्टूडेंट ने किस तरीके से 2 पैरामीटर रखना चाहिए वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जैसे केमिस्ट्री में हम देखते हैं 3 डोमेन है। फिजिकल केमिस्ट्री एक डोमेन है, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डोमेन है और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डोमेन है। 3 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है आपके नीट केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को। तो आपने भी बिल्कुल उसको 3 हिस्सों में ही अलग अलग तोड़कर पढ़ना है।
मतलब 5th मंथ बाकी है, तो आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्राइटेरिया चेंज होता है। बच्चों की कोई एक या दो डोमेन में बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनिक का पार्ट अच्छा है और इनऑर्गेनिक का पार्ट अच्छा है, तो आपने ये दोनों को स्ट्रॉन्ग रिवीजन देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ये टाइम पर, उतना ज़्यादा मार्क्स हमारे हाइक होंगे। ये बात याद रखो, जितना ज़्यादा हमारा रिवीजन होगा उतने ज़्यादा मार्क्स हमारे हाइक होंगे। तो ये दो डोमेन को हमने क्या करना, स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना। और फिजिकल केमिस्ट्री के कंटेक्स में हमारा जो पैरामीटर होना चाहिए वो होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक। हमारा पैरामीटर होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक। बहुत ज़्यादा जो वेटेज के टॉपिक है उसको टारगेट करके बस फिजिकल को इनफ करना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। क्यों? तो केमिस्ट्री में हमारा टारगेट होना चाहिए, पार्शियल वालों बच्चों का भी टारगेट एटलीस्ट 140 मार्क्स तो होना ही चाहिए। और फिजिक्स की कंडीशन अगर वर्स्ट है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 80 to 100 मार्क्स, कम से कम दर्जे में इतने मार्क्स तो हर बच्चे के आना चाहिए। और बायो में इसमें डाउट ही नहीं है कि 340 मार्क्स और अबाव बच्चों के होना ही चाहिए। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो हमको 500 प्लस मार्क्स जाहिर सी बात है दिखाई देंगे, जैसे 300, 400, 480 और ये 560। तो 560 मार्क्स का भी अगर हमको टोटल मिल जाता है तो हमको ठीक ठाक कॉलेज फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो मॉडरेट पढ़ाई करते हैं, जिसकी पढ़ाई पार्शियल हुई है। और जो थर्ड कंडीशन है, जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में बच्चों ने हर सब्जेक्ट को अच्छे से वेटेज देना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट है रिवीजन का वो कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर रिवीजन का इम्पोर्टेंट पहले डिस्कस करूँगा और रिवीजन का इम्पोर्टेंट डिस्कस होने के बाद आगे के पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। कोई भी स्टडी का पैटर्न होता है, कोई भी बच्चों का जो शेड्यूल होता है, कोई भी प्रिपरेशन हो एग्ज़ाम का, वहाँ पर बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क है वो है टर्मिनल रिवीजन पैरामीटर। मतलब बच्चों का जो रिवीजन है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है अच्छे मार्क्स के लिए। रिवीजन से मार्क्स हाइक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया और ये ग्राफ में ये हमारा लेवल ऑफ मार्क्स है, मार्क्स कितने हमारे हाइक हो सकते हैं, और यहाँ पर ये टाइम है। मार्क्स और टाइम का ग्राफ हम अगर देखेंगे तो बच्चों का जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है टर्मिनल पोर्शन में। शुरुआत का जो दौर है मैं इसको क्लास 11th कंसिडर करूँगा, यहाँ पर क्लास 12th कंसिडर करूँगा, और ये जो टाइम है वो लास्ट 5th मंथ टू 2 मंथ का टाइम कंसिडर करूँगा। 2 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम को या 5 महीने बचे हुए हैं रिमेनिंग जो टाइम है वो अगर 5th मंथ हो या फिर 2 मंथ हो, तो ये 5 से 2 महीने के बीच में का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। इस टाइम को हमको सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मान लो हमने शुरुआत से हमको कुछ भी नहीं आता था, 11वीं में हमारा पार्शियल परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी से बच्चे पढ़ते रहे, तो ऑब्वियसली 12वीं में भी उनका परफॉर्मेंस हाई ही होगा। लेकिन ये परफॉर्मेंस को एकदम से बढ़ाने के लिए हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारा रिवीजन। रिवीजन में क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है ये 600 प्लस पॉइंट हम कंसिडर करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। बच्चों का जो पैरामीटर है वो 600 मार्क्स तक जाना चाहिए। और मान लो आपकी कंडीशन 400 मार्क्स की है और यहाँ पर मान लो 250 मार्क्स की है कंटेंट के हिसाब से, तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है बहुत सारे बच्चों की इस ग्राफ पे रुकी हुई होंगी। तो 400 मार्क्स से 600 मार्क्स तक लेने का जो सफ़र है वो बड़ा ही आसान सफ़र है, लेकिन कब, जब हम सिस्टमैटिक रिवीजन देते हैं तब। उस केस में हम बड़े आसानी से 400 से 600 मार्क्स तक हाइक हो सकते हैं। अब तुम बोलेंगे सर इसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास जो प्लान है, मेरे पास जो आइडिया है वो मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ हुआ तो आप रिकॉर्ड करके ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा हाउ टू रिवाइज अ कंप्लीट होल सिलेबस इन लास्ट टाइम पीरियड और टर्मिनल सेशन। टर्मिनल पीरियड में हमने कैसा रिवीजन करना चाहिए ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में अभी डिस्कस करूँगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हमारी स्टडी पिछले 2 सालों से मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर हो रही है तो मैं ये इस बात की गारंटी दे सकता तुम लोगों को कि तुम 350 से 400 मार्क्स से डायरेक्टली 600 मार्क्स तक भी हाइक हो सकते हैं। कैसे होंगे? तो यहाँ पर रिवीजन को हमको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी तुम्हारी टेस्ट सीरीज रन हो रही है वो टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपने रिवीजन करना, या फिर अगर स्पेसिफिक शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो रहा तो हमने एक टारगेट ये करना चाहिए कि रिवीजन शेड्यूल हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक है लॉन्ग सेशन रिवीजन। लॉन्ग सेशन रिवीजन में आपको डिटेल थ्योरी रिवाइज करना है, डिटेल थ्योरी रिवाइज करना है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी रिवाइज करना है, एमसीक्यूज भी रिवाइज करना है। और एमसीक्यूज के लिए एक स्पेसिफिक जो बुक है, खास जो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं तो MTG फिंगर टिप्स और डॉक्टर अली, ये 2 बुक मुझे ज़्यादा बेहतर लगते। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस है जिसमें बहुत अच्छे बुक्स भी अवेलेबल है। अरिहंत पब्लिकेशन का जो अभी नया बुक आया वो भी बड़ा अच्छा बुक है। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। या फिर आपको अगर MCQs चाहिए अच्छे क्वालिटी के तो मेड एक्सीलेंस क्लासेस के जो नोट्स हैं, जो भी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है, उसके 2 कैटेगरी का अलग मटेरियल है। आपको जो भी मटेरियल चाहिए स्पेसिफिक आप मेंशन करिए, आपको वो अवेलेबल करके दिया जाएगा। क्लासरूम स्टडी मटेरियल और मेड एक्सीलेंस स्मार्ट मटेरियल, ये 2 मटेरियल आपके सामने है। वो दोनों भी मटेरियल आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके वो मटेरियल भी परचेस कर सकते हैं। तो रिलेटेड भी लॉन्ग टर्म सेशन में हमने डिटेल थ्योरी पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, और उसमें हमको स्पेसिफिक टारगेट करके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली बायोलॉजी का रिवीजन कैसे करना, बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे करना, बायोलॉजी के मार्क्स कैसे हाइक किए जा सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो बना कर दूंगा कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन बायोलॉजी स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से बायोलॉजी में कैसे मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी तरीका इंशाल्लाह मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टर्म सेशन में, शॉर्ट टर्म जो सेशन है, शॉर्ट सेशन में हमको टेबल फॉर्मूले याद करना पड़ेगा और शॉर्ट सेशन में हमको बार बार चीज़ों को समझना ज़रूरी रहेगा। जो टेबल्स होते हैं NCERT में दिए हुए, और जो फार्मूलाज है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, और जो फिगर्स है, ये सब चीज़ें हमको शॉर्ट सेशन में करना पड़ेगा। और शॉर्ट सेशन जो है वो डेली सेशन है। डेली सेशन में बहुत कम समय में ज़्यादा कवर किए जाने वाले चीज़ों को हमने डिस्कस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। फ्रेंड्स से डिस्कस करके भी पढ़ा जा सकता। और लॉन्ग सेशन में जो आपने 2 इयर्स में जो टोटल 98 टॉपिक्स किए थे, उस 98 टॉपिक्स का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, और टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करना चाहिए। टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे उसमें 2 डोमेन है। एक है थ्योरी का डोमेन जो कि NCERT के रेफरेंस से या किसी अच्छे क्लासेस के नोट्स के रेफरेंस से किया जाता है, और साथ में MCQs का डोमेन है। इस पर्टिकुलर MCQs को रेफरेंस के तौर पे जो अच्छे MCQs माने जाते हैं वो PYQ MCQs है। और PYQ MCQs जिस कंटेंट पे पूछे गए हैं NCERT के, वो उस पर्टिकुलर कंटेंट का एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट डेवलप होना ज़रूरी है। इस बात को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा बच्चों, कि जो हम MCQs PYQ के फॉर्म में हम देख रहे हैं, 35 में से अगर हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर PYQ के लिए जो बेसिक थ्योरी को रेफरेंस बनाया गया है, उस पर्टिकुलर थ्योरी का एप्लीकेशन हमने बार बार देखना चाहिए। क्यों? तो PYQ ये हॉट लिस्टेड जो हमारी थ्योरी है उसी के बेस होते हैं। मतलब भले ही लैंग्वेज और क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर PYQ की जो थ्योरी है, जिस बेसिस पे उस पर्टिकुलर MCQs को डेवलप किया गया है, उस पर्टिकुलर थ्योरी को आपने अच्छे से अंडरस्टूड करना मैं समझता ज़रूरी है। तो इसमें हमारे मार्क्स अच्छे खासे हाइक हो सकते हैं। मार्क्स हाइक करने के लिए बच्चों
स्ट्रॉन्ग रिवीजन की ज़रूरत होती है। साल भर तो बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया, 11th में भी अच्छे से पढ़ लिया था, 12th में भी अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन एग्जाम के टाइम पे टर्मिनल पोर्शन में बच्चे अगर वाइबल हो जाए तो अच्छे खासे मार्क्स उनके डिक्रीज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम पेश आती है वो है उनके महाराष्ट्र बोर्ड या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। ये उनके लिए बड़ी दुविधा का कारण बन सकती है, क्यों तो अक्सर बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम का जो 1 से 1.5 महीना है उसमें कॉलेज के प्रैक्टिकल्स है, फिर थ्योरी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस है, तो उसमें बच्चे थोड़ा सा वाइबल हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे दिमाग में जो सॉल्यूशन है वो है सिंक्रोनाइज स्टडी पैटर्न। मतलब ये कि जो आपका स्पेसिफिक 11th और 12th का पोर्शन है एनसीईआरटी का, उस पर्टिकुलर कंटेंट को महाराष्ट्र बोर्ड की अगर बात करेंगे उसके साथ जोड़ लिया जाए तो हमारे 12th के टेक्स्ट बुक में जो मेंशन टॉपिक है वही टॉपिक एनसीईआरटी को रेफरेंस बनाकर एनसीईआरटी के कंटेंट के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो वो उस पर्टिकुलर नीट के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। मतलब कर रहे हैं हम बोर्ड का प्रिपरेशन, लेकिन रेफरेंस बना रहे हैं एनसीईआरटी को। तो वहां पर एनसीईआरटी के कंटेंट अगर हम बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे तो ऑब्वियसली हमारा नीट का भी वहां पर प्रिपरेशन हो रहा है। मतलब इसको बोलेंगे हम सिंक्रोनाइज्ड मैनर स्टडी। मतलब 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो नीट के अनुसार हम वो कंटेंट देख रहे हैं, जो जिसमें स्मार्टली हमारा 1.5 महीने का टाइम पीरियड भी नीट के लिए ही हो जाएगा। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम यानी कि नीट एग्जाम के लाइन से अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर रहनुमाई की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह आपका जो मेंटर प्रोफेसर विखार जो कि मेड एक्सीलेंस क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो इंशाल्लाह आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके फ्यूचर में सक्सेस के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ हम प्रे करते रहेंगे, आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। आप मेहनत और स्ट्रगल के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ अपने मकसद में कामयाब होंगे, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए आपके दोस्त प्रोफेसर विखार को। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।